नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस जो हिंदी टेस्ट सीरीज़ का मैंने श्रृंखला शुरू किया है, तो वो ये सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। कौन सा? सेकंड पार्ट है ये, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आपने कल किया और ये आज सेकंड पार्ट मैंने आपको दिया है। 37 प्रश्नों की ये श्रृंखला रहती है। आपको ये देखना कि 37 में से आप कितने अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपके 30+ आपके जो सही बच रहे हैं आफ्टर निगेटिव, तो समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन के कगार पे हैं। अगर आपके 25+ हैं तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपके 20+ हैं तो आप समझिए, मतलब 20 और 25 के बीच में हैं, तो समझिए कि ये टेस्ट आपको लगाने की ज़रूरत है और आप में अभी थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। इसी सुधार के प्रति हम लोग आगे बढ़ते हुए, सीखते हुए और इस सुधार को में थोड़ा और सुधार लाएंगे। तो हम इस तरह के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि प्रैक्टिस सेट और रिवीजन ये दो मेन चीज़ होते हैं जो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाते हैं। अगर आपने इन दोनों में से किसी एक का भी साथ छोड़ा तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन की उस दौड़ से बाहर हो जाते हैं जिस दौड़ में पूरे कंपटीटर मनोयोग से पूरे लगे हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप कंपटीशन से के दौड़ से बाहर हों। तो इसीलिए मैंने, देखिए, मैं इतना अपना समय निकाल के आप लोगों के लिए ये टेस्ट लाता हूं और मुझे अच्छा लगता है। अगर आपका कमेंट, जैसे पिछली बार तो एक ही लोगों ने कमेंट किया, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं कि कैसा है, अगर आप देखते हैं टेस्ट सीरीज लगाते हैं, देखो डर एक दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि आप ना लगाते हों। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हों, दो ही चीज़ें मायने रख सकती हैं कि आप टेस्ट ना लगाएं हमारा ये। पहली चीज़ ये कि या तो आपके अंदर जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो जानकारी का अभाव है तो अपने आप को टेस्ट देने से अपने आप को थोड़ा हिचकते होंगे। दूसरी चीज़ ये, या तो आप हमारे परिचित होंगे और ये सोच के हमारा चैनल नहीं देखते होंगे, ये वीडियो, कि कहीं हमारा कोई फ़ायदा ना हो जाए। तो हमें लगता है कि अगर आप जानकारी के अभाव में हमारा टेस्ट नहीं लगाते हैं, तो आप अगर एक स्टूडेंट हैं और एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं जिनकी मेन थॉट यही है कि हमको सिलेक्शन लेना है, तो उनसे मैं कह रहा हूँ कि आप टेस्ट न लगाइए, लेकिन देखते चलिए क्वेश्चन को। 2x की स्पीड से आप देखिए क्वेश्चंस को कि क्या है क्वेश्चंस में, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न जो है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। बहुत ही बार ये पूछा गया है प्रश्नों में, चुन चुन कर प्रश्नों, क्योंकि हमने लगभग 70+ परीक्षाएं दी हैं और इन 70+ परीक्षाओं में जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, मैं उन अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लगभग ये हमने 70 परीक्षाएं दी, लगभग उसमें से 20+ बार ये प्रश्न पूछा गया है हिंदी में। नागरिक परिचालनी सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर कब है? 1893 में हुई। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। आगरा का बोली क्षेत्र है, आगरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। तीसरा, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है? बोडो शामिल है, डोगरी शामिल है, मैथिली भी शामिल है, ये भोजपुरी जो है ये नहीं शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, भोजपुरी। चौथा, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 4, 5 और सी में रख लीजिए 6 और डी में रख लीजिए 7। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है वो है 4। कौन कौन से ह्रस्व स्वर? आ, ई, उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। बाकी 7 जो बचे वो 7 कौन हैं? वो है दीर्घ स्वर। अब कौन कौन से बचे इसमें? इसमें बचा आ बचा, ई बचा, उ बचा, ओ बचा, सॉरी इसके पहले ए बचा, ए बचा, ओ बचा और औ बचा। गिन लो कितने हो गए? हो गए ना ये 7। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हैं ये दीर्घ स्वर हैं, 7 दीर्घ स्वर। और जो ह्रस्व स्वर हैं ये कितने हैं? ये हैं 4। टोटल कितने हो गए? 7 और 4 बराबर, इनको जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएंगे 11। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या है 11। अगला प्रश्न देखते हैं। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। थोड़ा कलर में अगर चेंज कर लूं तो और अच्छा लगेगा आपको बताते हुए। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, क्योंकि हमारी ये जीभ है, ठीक, ये मान लीजिए हमारी जीभ है। इसके हम अगर 3 पार्ट करते हैं तो 3 पार्ट कौन से? अग्र, इसको हम कह देते हैं अग्र, इसको कह देते हैं मध्य और इसको कह देते हैं पश्च। ठीक, तीनों पार्ट से अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं।
अग्रपाठ से कौन सी चीज़ें बोली जाएंगी? तो अग्रपाठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? तो अग्रपाठ से बोले जाते हैं ई और ई, फिर कौन सा ए और आय, ये अगले स्थान से बोले जाते हैं जीवा के। मध्य में क्या बोला जाता है? आ। अब देखो 11 स्वर होते हैं, 4 इधर हो गए, 1 5 इधर हो गया, बाकी कितने बचे? बाकी बचे 6, 6 5 11। तो बाकी कौन सा? आ, उ, ये सब किस में बोले जाते हैं? पश्च स्वर से, पश्च। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? तो आप अगर ऐसे 5 वर्णों को डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, तो दूसरा और जो चौथा है ये क्या होता है? दूसरा चौथा ये महाप्राण होता है, महाप्राण व्यंजन। तो ऑप्शन इसका बी सही है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आ देखो दीर्घ स्वर, उ ह्रस्व स्वर, ए दीर्घ स्वर, अंग ये क्या है? ये अयोग वा है, ये स्वर नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से दंती ध्वनि है? का ये है क्या? कंठ। छा ये क्या है? तालु। ता ये क्या है? दंत। पा ये कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ। तो दंती ध्वनि कौन सी है? दंती ध्वनि है ता। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, दीर्घ संधि का उदाहरण है कौन सा है? अत्यानंद। अत्यानंद आपने पहले ऑप्शन मैंने रखा इसीलिए क्योंकि आप इसी को क्लिक करेंगे, तो ये नहीं है। अत्यानंद धीरोदात्त भी नहीं है, पर्यावसान भी नहीं है, महिष भी नहीं। महिष है। महिष का संधि विच्छेद क्या होगा? महिष का होगा मही और मही प्लस ईश, तो हो जाएगा क्या? महिष हो जाएगा। महिष मतलब क्या होता है? पृथ्वी का स्वामी। मही मतलब पृथ्वी होता है, ईश मतलब स्वामी, तो महिष मतलब क्या होता है? पृथ्वी का स्वामी यानी कि राजा। देखिए अत्यानंद ये अति और आनंद से मिलकर बना है शब्द, ये आनंद। तो इको यड़च या आया है यानी कि यड़ संधि से है ये। धीरोदात धीर और प्लस उदात, तो इससे बन गया क्या? धीरोदात। आ और उ मिलकर ओ बन गया तो धीरोदात हो गया। आ उ तो ये हो गया गुण संधि का निर्माण। पर्यावसान परि प्लस अवसान, तो ये क्या है? यड़ संधि से है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा महिष। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यंजन संधि का उदाहरण है शुभंकर, मात्रादेश, शावक और रावण। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। बड़ा क्या करते हैं? शुभंकर। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? शुभम प्लस कर, तो ये बन जाता है शुभंकर। मात्रादेश मात्र, मातृ प्लस आदेश, तो ये हो जाता है मात्रादेश। शावक शव प्लस अख, शावक हो गया। ये किस अयादि संधि से निर्मित है? अयादि। रावण रो नहीं रौ प्लस अन, तो ये बन जाता है अयादि संधि से रावण बन जाता है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण किससे है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है शुभंकर। ऑप्शन ए सही है। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है पयोधर। पयोधर का संधि विच्छेद क्या होगा? पयाह प्लस धर, तो क्या हो जाएगा? पयोधर। मनोहर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनाह। मनाह प्लस हर, तो क्या हो जाएगा? मनोहर, मनोहर। शिरोभूषण शिराह प्लस आभूषण, तो ये हो जाता है शिरोभूषण। तृण त्रि और प्लस ना, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उमर। उमर नहीं शब्द है क्योंकि इसका सही वर्तनी क्या है? उम्र। उद्विग्न ये भी गलत है क्योंकि इसका सही वर्तनी क्या है? उद्विग्न। एक्ट ये सही है। अय्यास, अय्यास ये भी गलत है, इसका सही वर्तनी क्या है? अय्याश। तो 12 का सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखो कृपया, ये गलत है, कृपया होता है। ठीक। उपर्युक्त ये सही है। केंद्रीकरण ये भी सही है। त्योहार सही है क्योंकि लोग आप अगर जानते होंगे कि त्योहार डबल आओ की मात्रा लगाते हैं, तो ये गलत है। त्योहार यही सही है। तो आंसर इसका जैसे अशुद्ध पूछे तो अशुद्ध कौन सी है? कृपया। तो ऑप्शन इसका क्या आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि तत्सम
शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम कौन है? पीठक। पीठक मतलब क्या होता है? पीढ़ा होता है, पीढ़ा। तो ये है तद्भव। तो तत्सम शब्द आपको मिल गया, पहला ऑप्शन पीठक। पितर, तो इसका तत्सम क्या होता है? इसका होता है पितृ। क्या? पितृ। पाहन, इसका तत्सम क्या होता है? पाषाण। पाषाण। देखो पाषाण और पाहन, पाहन का तत्सम पाषाण और पत्थर का तत्सम, पत्थर का तत्सम क्या होगा? प्रस्तर होगा। इसमें कंफ्यूजन रहता है इसीलिए मैंने बता दिया। पकवान, पकवान भी ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है क्योंकि इसका जो तत्सम होता है पक्वान। पक्वान ये तत्सम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तद्भव शब्द है तो दद्रु, दद्रु मतलब दाद, तो यानी कि दद्रु क्या है? ये तत्सम है। और दाद क्या है? ये तद्भव है। ठीक। दमन, तैल, ये तीनों है तत्सम शब्द। त्यों कौन सा है? तो ऑप्शन इसका सी डी सही होगा। त्यों, इसका तत्सम क्या होता है? तत्सम होता है तदा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो टेस्ट सीरीज आपको मिले वो आपको दिखे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय से बना शब्द है। अब देखो प्रत्यय कितने होते हैं? प्रत्यय होते हैं तो पहली बात तो प्रत्यय की बात कर लें कि प्रत्यय होते हैं दो प्रकार। पहला कौन? कृत या कृदंत। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो जो धातु से निर्मित होते हैं, धातु या क्रिया से निर्मित होकर बनते हैं, उनको कहते हैं कृदंत प्रत्यय। और ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं, उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो निम्नलिखित में से क्रिया से, कहने का मतलब यह है कि क्रिया प्रत्यय से निर्मित बना है, मतलब कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ प्रत्यय है। तो रंग, रंग, विकना, विकना एक क्रिया है तो ये बिकाऊ, बी ऑप्शन सही है। बाकी दूध, कृपा, ये सब संज्ञा हैं। तो बिकाऊ एक तद्धित कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय है बिकाऊ, क्योंकि ये क्रिया से निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं। गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अप अगर लगा देंगे तो क्या होगा? अप और गमन, तो क्या हो जाएगा? अपगमन। आ में गमन लगाएंगे तो गमन मतलब होता क्या है? जाना। तो आगमन मतलब क्या हो जाएगा? आगमन मीन्स आना। तो यही सही हुआ, बी ऑप्शन। बाकी ये प्रतिगमन हो जाएगा, ये अनुगमन हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी सही है कि आ उपसर्ग लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा आगमन, और आगमन का अर्थ हो जाएगा आना, और गमन मतलब होता है जाना। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तेल चट्टा, अनुरूप, बदस्तूर, प्रत्यक्ष। ये तीनों नहीं है। तेल चट्टा है, तेल को चाटने वाला, तेल को चाटने वाला, ये तेल चट्टा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला देखते हैं क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि किस समास का उदाहरण है? तो क्रोधाग्नि है ये कर्मधारय, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि मतलब क्रोध कैसा? अग्नि रूपी। इसका अर्थ ऐसा होता है कि आग के समान, आग बबूला, क्रोधाग्नि कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्या होती है? मैंने पिछली बार वीडियो में मैंने बताया था। आपको अगर जानना है संज्ञा के बारे में तो आप कमेंट कीजिएगा, तो ये पूरा फुल वीडियो में संज्ञा के बारे में बता दूंगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? नहीं, व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा, मतलब व्यक्तिगत, पर्सनल नाउन गंगा। पर्वत कैसा है? तो पर्वत हुआ, सागर हुआ, तो ये दोनों हुई जातिवाचक। अगर इसी में आ जाता है हिमालय, तो हिमालय देखो पर्वत है जाति, हिमालय की जाति क्या है? हिमालय देखो नदी है कि पर्वत है कि देश है? तो पर्वत है, तो हिमालय की जाति पर्वत है। हिमालय पर्टिकुलर एक स्थान पर स्थित है, उसी का नाम है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक पर्वत संज्ञा। मित्रता क्या है? मित्रता, शत्रुता, ये सब है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका सही होगा जातिवाचक संज्ञा में गंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है। क्या बात है, बहुत अच्छा शब्द आ गया स्त्रीलिंग शब्द में। तो सोमवार, पीतल, चांदी, इंग्लैंड। तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द है चांदी। देखो धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, देश के नाम, सागरों के नाम,
दिनों के नाम, और क्या महीनों के नाम, और क्या बच्चा पेड़ों के नाम अगर कहा जाए। कुछ इसमें अपवाद भी हैं, लेकिन अपवाद को नहीं, मोटा मोटा आप याद रखिए, पेड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, ये सब जो हैं, जैसे समुद्र के नाम भी होते हैं, अनाजों के नाम भी होते हैं, अनाजों के नाम गेहूँ हो गया, धान हो गया, समुद्र, वही सागर जो हो गया समुद्र हो गया, समुद्रों के नाम, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं पुल्लिंग। इनमें इक्का दुक्का जो है स्त्रीलिंग के अपवाद हैं, बाकी इनको मोटे तौर पर आप मानिए कि ये शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग। चांदी भी देखो अपवाद के तौर पे मैंने इसको पूछा है, देखो पीतल भी देखो धातु है और चांदी भी धातु है, लेकिन चांदी अपवाद है, चांदी पे स्टार मार्क करिएगा क्योंकि यारो यारो में पूछा जा चुका है ये, तो ये स्त्रीलिंग है। देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मूंग, इंग्लैंड, स्ट्रॉबेरी, नारंगी, तो ये अपवाद हैं। बी ऑप्शन जो है देशों के नाम, देशों का नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है, तो ऑप्शन बी सही है, इंग्लैंड सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुवचन शब्द है सेना, आँख, झील या लताएं, तो लताएं जो हैं वो बहुवचन शब्द हैं, ये एक वचन है। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो कौन सा शब्द है जो हमेशा एक ही वचन में प्रयुक्त होता है, तो वो कौन सा है, वर्षा। बाकी प्राण चले गए, आंसू निकल आए, दाम बढ़ गए, ये सब हमेशा किसमें, ये बहुवचन शब्द हैं। अगला प्रश्न, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, कोई, आंख बंद करके मार दीजिए ए, बस पढ़ना खाली बाकी है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तीखा, ऑप्शन ए। थोड़ा कौन सा, ये परिमाणवाचक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, और अगर जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। इस प्रश्न का आंसर होगा ए, अकर्मक क्रिया। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों एक संज्ञा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और ये किस भेद, जयचंदों का कौन सा भेद, मतलब संज्ञा का कौन सा भेद है जिसमें हम जयचंदों को यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, तो ये जातिवाचक है। कहते हैं जाति जना दिए, मतलब जान पड़ गया कि आपकी जाति क्या है। जयचंद मतलब गद्दार, तो हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है, और गद्दार एक कैसी संज्ञा है, गद्दार एक संज्ञा है जातिवाचक, क्योंकि गद्दार कोई एक इंसान नहीं है, गद्दारों की एक जाति है, मतलब कई हैं, उनकी एक जाति ही होती है गद्दार की। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए, तो ये सामान्य वर्तमान काल है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कभी ना कभी, देखो कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो इसमें है यौगिक क्रिया विशेषण, ऑप्शन ए सही है। हारित, बहुत बढ़िया प्रश्न आया है ये, और ये प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा पर्यायवाची में। हारित किसका पर्यायवाची है, तो हारित देखो कबूतर का पर्यायवाची है। कबूतर के और क्या क्या पर्यायवाची हैं, तो कबूतर के हैं कपोत, पारावर, पारावत है ना, परेवा, और कौन सा है रक्तलोचन, क्योंकि इसकी आंखें कैसी हैं, लाल होती हैं, रक्तलोचन। ये किसकी पर्यायवाची है, कबूतर की। कुबेर की, कुबेर की पर्यायवाची किन्नरेश, किन्नरेश धनद है ना, अलंकेश, और क्या यक्षराज, यक्षराज, ये सब किनके पर्यायवाची हैं, ये कुबेर के पर्यायवाची हैं। कुत्ता, कुत्ता का क्या, श्वान, कुक्कुर, और शुनक, शुनक भी है कुत्ता का। देखो मृगार, देखो सिंह का है और कुत्ता का भी है, मृगार। सरामे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा पहली बार, शुनक और सरामे। सरामे, गंडक, गंडक नदी एक है, तो ये कुत्ता का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष, देव वृक्ष, सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, तो हरिचंदन और मंदार ये किसके पर्यायवाची हैं, कल्प वृक्ष के। बाकी कौन, देवतरु, सुरतरु है ना, ये सब कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा कबूतर। हारित किसका पर्यायवाची है, कबूतर का। निम्नलिखित में से गधे का पर्यायवाची कौन नहीं है, खर होता है, चक्रीवान ये भी होता है, राशभ भी होता है, नगांतक नहीं है, ये किसका है, ये वैनते का पर्यायवाची है। वैनते मतलब गरुड़ का पर्यायवाची है। नगांतक मतलब नागों का अंत करने वाला, और नाग
और गरुड़ की जानते हो किस तरह से दुश्मनी होती है। अनुराग का विलोम क्या? अनुराग का विलोम होता है विराग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रिद्धि का विलोम। ये प्रश्न आरओ में आया था और मैंने 2016 में या फिर 17 में मैंने दिया था, गलत हो गया था। रिद्धि का विलोम होता है विपन्न। बहुत लोग रिद्धि का विलोम सिद्ध लगा देते हैं, जो गलत है। जैसे कहते हैं रिद्धि सिद्धि घर आवे, तो रिद्धि आए और हम सिद्धि को क्यों कहेंगे सिद्धि आए? अगर निगेटिव होगी तो सिद्धि को क्यों कहेंगे? तो रिद्धि और सिद्धि ये दोनों पॉजिटिव शब्द हैं और इनका विलोम क्या होता है? विपन्न। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, जो विधि के अनुसार भावनाओं में मत बढ़िएगा, भावनाओं में मत बहिएगा, फिर से पढ़ लीजिए। जो विधि के अनुसार ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अवैधानिक। जो संविधान के अनुसार ना हो उसे कहते हैं असंवैधानिक। जो संविधान के अनुसार हो उसे कहेंगे संविधानिक। जो विधि के अनुसार हो उसे वैधानिक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पैर से सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पैर से सिर के लिए तक होगा आपादमस्तक, ऑप्शन डी। शिख और नख, इसके लिए क्या होता है? नख से लेकर शिख तक। नख मतलब नाखून से लेकर शिख मतलब सिर तक, तो होता है नख शिख। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न इस टेस्ट सीरीज का, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में टोटल 24 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन इसका डी सही है। तो दोस्तों देखिए, आप 37 में से आउट ऑफ 37 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं और फिर पता नहीं क्या हो जाता है आपको। वीडियो देखिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्या चला जाएगा इसमें आपका? थोड़ा सा ही तो सपोर्ट आपसे ले रहे हैं, तो सपोर्ट दीजिए, एहसानमंद बनिए। अगर आपने सीखा हो तो, और आपको लगता है कि आप यहाँ से सीख सकते हैं, तो आप जुड़िए चैनल से जुड़िए। अभी वक्त है तो कह रहे हैं कि आप जुड़िए। ठीक है दोस्तों, वक्त इसलिए क्योंकि अभी 20 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा को, और 20 दिन में बहुत कुछ सुधार आ सकता है। अगर आपने 5 नंबर भी आपने अगर बचा लिए हमारे चैनल के माध्यम से, 5 नंबर भी आपका बढ़ गया, तो समझ लीजिए कि आप मेरिट लिस्ट जो होती है उसमें आप कितना ऊपर तक आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।